हेलो गाइस, मैं सब स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमारे चैनल पर डेली एक शानदार सेगमेंट मिलता है जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डेली की तरह आज भी हम टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी गाइस, और इस सीरीज से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए भी हैं और इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी भी है प्यारे बच्चों। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चनों का यहाँ पे सिलेक्शन किया है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके रिसेंटली रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। बस 1 से 1.5 महीने मात्र शेष बचा हुआ है। ग्रुप डी के एग्जाम 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और एनटीपीसी उससे पहले स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अपकमिंग में आपकी यूपी में लेखपाल की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और यूपी में पुलिस की भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सभी एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो प्यारे बच्चों, जो उम्मीद आपके मम्मी पापा आपसे लिए बैठे हैं उनकी उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे, इस बात का हम विश्वास रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहा जा रहा है 56 की पावर 283 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें क्या करना है। देखिए, यहां दिया गया है 56 की पावर 243। अब मैं क्या करूंगा कि लास्ट के 2 डिजिट रखेंगे। अगर इस तरीके से मैं इसकी पावर इसको कैलकुलेट करने को लग जाए तो शायद जमाना बीत जाएगा और इसको नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, जैसे हमें ये पावर दी गई है 283, तो हमें इस 283 में भाग करना है 4 का और ये देखना है कि शेष कितना बचता है। तो 4 सत्ते 28, यानी कि 70 बार गया तो शेष कितना बचा, यहां से रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो 56 की पावर आपको कितना करना है, 3 करना है, जो रिमाइंडर बचे, यानी कि जो रिमाइंडर बचे, हिंदी में से हम शेष बोलते हैं, जो हमारा शेष बचे उसी को पावर कर देना है। अगर मैं यहां देखेंगे यूनिट डिजिट 6 है और 6 की पावर 3 है, जब मैं 6 की पावर 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 छक्के 36 छक्के 216। तो आपसे पूछा गया लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या होंगे, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, 9999 इंटू 19 प्लस 1111 इंटू 111 का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आखिर कितना आएगा। तो प्यारे बच्चों, समझिए इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना होगा, देखिए इतनी बड़ी डिजिट में अगर हम ये छोटा नंबर खेल दिया गया है, इससे हम अभी कैलकुलेट कर भी सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें एक तरीका अपनाना है, एक हमारी शानदार कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की तरफ जरा फोकस करना। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 9 9 9 9, 4 बार 9 लिख दिया। अब यहाँ पे जो आपका 19 लिखा हुआ है, अब हमें ये देखना है कि आखिर ये 4 कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, और ये 19 कितनी बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है। जब भी हम, इससे पहले एक कंसेप्ट आपको हम समझाते हैं प्यारे बच्चों, जब भी हमें 99 या जैसे हमने मान लिया 999 है, अगर मैं इसमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम 28 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यह समझ में आना चाहिए, यहाँ तो डिजिट है 3, यहाँ डिजिट कितनी है 2। जब ये डिजिट 3 बनाएंगे तो इन डिजिट को 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 28 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 डिजिट हो गए और यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गए। हम क्या करेंगे, ये जिसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, जैसे 28 का कर रहे हैं, तो हमें एक कम पहले करके लिख लेना है। तो हम कितना लिख लेंगे, 0 27, यहां से एक कम करके। अब हमें ये देखना है 9 में से ये 0 गया, कितना बचा 9। अब इस 9 में से 2 गया, कितना बचा आपका 7। अब इस 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। तो आपका गुणनखंड कितना आ जाएगा, गुणनफल कितना आएगा, 27 972। प्यारे बच्चों, ये हमारी शानदार कंसेप्ट है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे 4 बार 9 लिखा हुआ है, तो 19 भी 4 बार अगर आपको लिखना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको 4 बार 9 लिखा हुआ है और मैं 4 बार जब 19 को लिखूंगा तो 4 डिजिट में लिखने के लिए मेरे को 2 जीरो आगे बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल बढ़ाने पड़ेंगे साहब। अब देखिएगा, मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक नंबर कम करके लिख लेंगे, तो 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 19 में से एक कम करेंगे तो 18 हो गया। अब देखो, इस 9 में से ये 0 गया, कितना बचा
9 ही बचेगा। अब यहां से देखो 9 में से ये 0 गया, कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। अब देखो इस 9 में से ये 1 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब देखो इस 9 में से ये 8 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो मेरा गुणनफल कितना आया? 18 991। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से 11 11 में 111 की मल्टीप्लाई करनी। तो मेरे को ये देखना है कि कितने 11 कितने की कर रहे हैं हम? 111 की कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, 1 2 3। अब यहां से फिर रिटर्न हो जाइए, 3 2 1। बस इसी को आप ऐड करना है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब यहाँ पे देखिए 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे देखिए 9 3 कितना हो गया? 12। 12 और 1 13। अब देखिए यहाँ पे 9 3 कितना हो गया? 12। 12 और 1 कितना हो गया? 13। अब देखिएगा यहाँ पे 8 और 2 कितना हो गया? 10। 10 और 1 कितना हो गया? 11। 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो 313 302 313 302 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, सॉरी। 313 302 ये होगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी। ये 313 302 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? निम्न में से किस भिन्न का मान न्यूनतम होगा? देखिए जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो हमें यह देखना है कि अंतर क्या सब में समान है। देखिए यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कितना अंतर आ रहा है? यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 अंतर है, यहाँ भी 2 अंतर है, और यहाँ भी 2 अंतर है। जब अंतर 2 2 आ जाए, यानी कि अंतर समान आ जाए, तो हमारे बल्ले बल्ले हो गई। ऐसे सवाल के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, पलक झपकते आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें यह पूछा गया कि कौन सा भिन्न न्यूनतम होगा, यानी कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा। तो हमें यह देखना है कि किसका अंश सबसे छोटा है, न्यूमरेटर किसका सबसे छोटा है। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यानी कि जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी, तो अंश किसका सबसे छोटा? 3/5। तो यानी कि यही सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। अगर हमें लार्जेस्ट पूछा जाता, लार्जेस्ट पूछा जाता तो लार्जेस्ट कौन सी भिन्न होती? जिसका अंश सबसे बड़ा। तो अंश क्या था? सबसे बड़ा 9 बड़ा था, 9/11 ये सबसे बड़ी होती और ये सबसे छोटी। तो आपसे सबसे छोटी पूछी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए गाइस, अगला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15, 25 की पंक्तियों में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाए, उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी? प्यारे बच्चों, जब हमसे ये न्यूनतम वर्ग पूछ लिया जाए, जब हमसे ये न्यूनतम वर्ग के बारे में बोला जाए, तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, तुरंत हमें एलसीएम लेना है उन नंबरों का। तो हमें कितने नंबर दिए गए? 10, 15, 25। जब मैं 10, 15, 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, 5 दिए 15, यानी कि एलसीएम आपका आ जाएगा 150। ठीक है, 10, 15, 25 का आप एलसीएम तो ले ही सकते हैं प्यारे बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब हमें यह भी बोल दिया गया है कि यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15, 25 की पंक्तियों में खड़े हो, देखिए ऐसे उनकी रो लगी हुई है इस तरीके से, एक पंक्ति में 10, एक में 15 और एक में 25, इस तरीके की पंक्तियों में खड़े हैं। उन्हें एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो बताइए कितनी न्यूनतम पूर्ण वर्ग बनाए, उनकी न्यूनतम संख्या बताइए, यानी कि कितने न्यूनतम सिपाहियों की हमें जरूरत होगी जिससे कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब आपको ये देखना है, ये मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब एलसीएम जब आ गया आपका 150, अब मेरे को थोड़ी सी नजर डालिए ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन की तरफ जब देखेंगे तो ये 400 है। क्या 150 से ये 400 पूरी तरीके से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है डिविजिबल। क्या ये 150 से, ये इसमें सबसे छोटे नंबर देखने हैं, वो भी क्या देखने हैं? सबसे छोटे। तो सबसे छोटा मेरा 400 था, 400 के बाद, उसके बाद 400 से बड़ा कौन सा नंबर है? 900। अब मेरे को देखना है 900। तो क्या 150 से 900 पूर्णतः डिविजिबल है? बिल्कुल है साहब। और ये क्या एक पूर्ण वर्ग बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। जब पूर्णतः डिविजिबल होगा तो वो पूरे चांस रहते हैं कि वो वर्ग बनाएगा ही बनाएगा। तो आपका इसलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, देख लीजिए, अगर इसका डिटेल समझना, मैं ऐसा कौन सा मल्टीपल देखूं जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए क्या ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है साहब पूर्ण वर्ग। किसका है? ये 30 का है। 30 का स्क्वायर 3 3 9 0 0 900, 30 का स्क्वायर। हालांकि है ये भी 20 का स्क्वायर, लेकिन ये 20 400। लेकिन हमें ये देखना है क्या इसका मल्टीपल है? क्या 150 से पूरी तरह कट रहा है? नहीं कट रहा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आपके एलसीएम से पूरी तरीके से कट जाए वही आपका न्यूनतम पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर।
ठीक है। जैसे इस तरीके से जो हम देख रहे हैं, तो 1 का गुणा करोगे 150 नहीं होगा, फिर आप 2 का गुणा करोगे 300, जो 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप ये देखेंगे 150 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या 4 है, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये भी नहीं है, 60 600 भी नहीं है, 15 चौके 60, 600 भी नहीं है। अब में देखेंगे 15 पंजे 75 होगा नहीं, 15 छक्के देखेंगे तो 15 छक्के 90, देखिए 900, क्या 900 पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। और हमें ये देखना है वो न्यूनतम संख्या में हमें एलसीएम का भाग देना है जो पूर्ण वर्ग भी हो, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, यदि 800 रुपए को अनिल संजय जय में इस तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में संजय से 4 गुना अंतर हो, ठीक है, और संजय के हिस्से में जय से 3 गुना अंतर आता हो, तो जय का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं इसमें। कौन कौन है? एक तो अनिल है, और एक तो संजय है, और एक कौन है? जय है। ये 3 लड़के हैं, और इन 3 लड़कों में कितने पैसे बांटने हैं मेरे को? 800 रुपए इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और ये कहा गया उनके हिस्सों का अनुपात भी दिया गया है। कैसे? प्यारे बच्चों समझिए इस क्वेश्चन को। ये कहा गया है कि संजय के हिस्से में जय से 3 गुना आता है, क्या अंतर? तो जो संजय का हिस्सा है वो 3 गुना अधिक है, किससे? जय से। और क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है अनिल के हिस्से में संजय से 4 गुना अंतर हो। अनिल में और संजय में कितना अंतर हो? 4 गुना। तो 3 चौके 12, यानी कि इन दोनों में 4 गुने का अंतर कब हो पाएगा? जब इसका 4 गुना होगा। और इन दोनों में 3 गुना का अंतर कब हो पाएगा? जब इसका ये 3 गुना होगा। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात शायद आप अच्छे से क्लियर समझ पाए होंगे। अब देखिए, इसको तो 12 यूनिट मिल रहा है, इसको 3 यूनिट मिल रहा है, और इसको 1 यूनिट मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना हुआ? 12 3 15 और 1 14। 14 मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया? 14। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है, नहीं प्यारे बच्चों बस यही करना है, और मेरे को यह पूछा गया है जय का हिस्सा पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इन सबका जो सम हुआ 12 3 15 और 1 16 हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना हुआ सम? 12 और 3 15 और 1 16। और यहाँ कितना है? 800 रुपए। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। 16 पंजे 80, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, आपसे पूछा किसका हिस्सा? जय का हिस्सा। तो जय के हिस्से में कितना यूनिट है? 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 50 है, जब 1 यूनिट का गुणा यहाँ करोगे 50 का, तो 50 ही आएगा। यानी कि जय के हिस्से में 50 रुपए पड़े। अगर मैं यहाँ पे संजय का हिस्सा पूछ लेते तो संजय का हिस्सा कितना होता है? 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 3 15 150 होगी। किसकी? संजय की। अगर मैं यहाँ पे अजय की बात करें, अनिल की सॉरी, तो 12 पंजे 60, यानी कि 600 उसके होते हैं। अब आप जोड़ सकते हैं, ये 150 और 50 200 और 600 800, पूरे 800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बिल्कुल हो गए प्यारे बच्चों। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया? जय का पूछा गया। तो जय का ऑप्शन सी सही है आपका, 50। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 2:3 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए? देखिए, जो टोटल हमारे पास मात्रा थी वो कितनी है? 50 लीटर। 50 लीटर मेरे पास क्या क्या है? 50 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें सोडा भी है और शराब भी है। अब जरा ये देखिए, उसने ये भी कह दिया है कि देखिए जो हमारी शराब है, यानी कि वाइन है, डब्ल्यू लिख लिए, वाइन लिख लीजिए, बी बी वाइन, और ये क्या है मेरा? सोडा। तो सोडा कितना है? 2 यूनिट। और शराब कितनी है? वाइन 3 यूनिट। तो 3 और 2 कितना हो गया? 50। यानी कि 3 यूनिट उसमें शराब है और 2 यूनिट उसमें क्या है? सोडा है। तो टोटल कितना हो गया? 5। तो यानी कि जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर है? ये जो 5 यूनिट है किसके बराबर है? 50 लीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी कि उसमें 30 क्या है? शराब है। 30 लीटर शराब की मात्रा है, और 10 दूनी 20, यानी कि 20 लीटर क्या है? उसमें सोडा की मात्रा है। अब हमसे प्यारे बच्चों ये पूछा गया इस सवाल में कि आप हमें ये बताइए कि हम उसमें कितना सोडा और मिला दें ताकि ये अनुपात ये बन जाए। देखिए, अब जरा मैंने देखा कि 30 तो मेरी क्या थी? शराब थी, और सोडा कितना था? 20। अगर मैं 20 में कितना सोडा और मिला दें, सपोज दैट मैंने एक्स सोडा मिला दिया, तो अनुपात उनका क्या हो गया? उनका अनुपात 6:7 बन गया। अब मैंने यहां से एक चीज और देख ली, 6 पंजे 30,
5 सत्ते 35, तो 20 प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 35। तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे प्यारे बच्चों, 20 को उधर भेज दोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से जवाब? 15 लीटर। अगर मैं 15 लीटर और उसमें सोडा मिला देंगे तो जो अनुपात पहले शराब और सोडा का 3:2 था, वही अनुपात अब क्या हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत होगा, ये खेल के, चलिए खेल है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? प्यारे बच्चों देखिए, एक वर्गाकार है यानी कि वर्ग की प्रॉपर्टी आप अच्छे से जानते हैं। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें यह कहा गया है कि जब एक भुजा 60 मीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा 60 मीटर होगी, बिल्कुल ये बोला भी गया है यहाँ पर, और उसमें 15% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ? जब आपसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाए तो ये जो 60 मीटर जो दिया गया है, भुजा की लंबाई जो दी गई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट परसेंटेज टू परसेंटेज काउंट कर पाएंगे। जरा देखिए प्यारे बच्चों, हम एक चीज जानते हैं, जब 15% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना गाइस, तो आप जानते हैं लंबाई में होगी तो चौड़ाई में भी होगी, और आप जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है, आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जब भुजा का स्क्वायर है तो इसमें परिवर्तन कहाँ कहाँ होगा? लंबाई में होगा, चौड़ाई में होगा, तो दोनों जगह परिवर्तन होगा। तो एक बार परिवर्तन लंबाई में कर दिया, दूसरी बार हमने चौड़ाई में परिवर्तन कर दिया। अब आप यही लगा दिए a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100, बस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 5 तिया 15, 5 बीसम 100, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब आप यहां से देख पाएंगे, देखिए जरा यहाँ कितना हो गया, 15 15 30 प्लस 3 तिया 9, और 9 बटे जब 4 करोगे तो देखिएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.25 और आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा फाइनली? आपका 32.25% आपका परिवर्तन आएगा। यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। आइए बच्चों हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं इसी क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी रीड कर पाओगे। जरा देखिए कि जब हमारी इस तरीके से भुजा हम जानते हैं ए होती है, किसी वर्ग की भुजा ए है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। तो हमें देखा 15% परिवर्तन हुआ है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 15% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/20 आ जाएगा। तो हम मानेंगे पहले मेरी लंबाई 20 थी तो अब कितनी हो गई? 23 हो गई। पहले मेरी चौड़ाई 20 थी तो अब कितनी हो गई? 23 हो गई। तो अब बस देख लेंगे, ये सक्सेसिव कंडीशन लग गई, यहाँ पे क्रमागत कमी है, वृद्धि। 20 400, 23 529। देखिए कितने का परिवर्तन आया? 129 का। कितने पे आया? 400 पे आया। तो 100 पर कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहां से भी आप निकाल पाएंगे 32.25%। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, इनमें से 40 घड़ियां 10% के लाभ पर तथा 50 घड़ियां 20% के लाभ पर बेची दी। यदि वह सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचता तो उसे 40 रुपए कम मिलते। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखिए प्यारे बच्चों कि उसने 90 घड़ियां खरीदी। देखिए उसने कितनी वॉच खरीदी? 90 वॉच, और वो हम मानते हैं उसने 90 ही रुपए में खरीदी। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, सपोज दैट कि उसने 90 घड़ियां खरीदी किसी पर्सन ने, और वो 90 ही रुपए में खरीदी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप ये बताइए कि जब वो 40 घड़ियां बेचेगा
कितने लाभ पर? 40 घड़ियां कितने में खरीदी होंगी? 40 रुपए में। और जब वो 40 घड़ियों को 10% लाभ पर बेचेगा तो 40 का 110% बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा। जीरो से जीरो हमने कैंसिल आउट कर लिए। 11 चौके 44, यानी कि 40 घड़ियों को कितने में बेचेगा? 44 रुपए में। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। और फिर 50 घड़ियों को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब 50 का 120% पे बेच देगा। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। 12 पंजे 60 रुपए में बेच देगा। अब जरा आप बताइए 44 और 60 कितना हो गया? 104 हो गया। अब जरा आप ये देखिए, इतने में तो उसने क्या कर दी? सेल कर दी। अब हमें ये देखना है कि उसने खरीदी कितने में थी? 40 में, और ये 50 घड़ियां 50 रुपए में, क्योंकि टोटल घड़ियां 90 थी और 90 घड़ियां उसने 90 रुपए में खरीदी थी मेरे अकॉर्डिंग। तो ये टोटल कितने में खरीदी हुई थी? ये 90 रुपए में खरीदी हुई थी। ठीक है, अब 90 ये क्या था? आपका सीपी था। अब आप ही बताइएगा 90 में खरीदा हुआ आइटम 104 में जब आप बेचोगे तो कितने रुपए प्रॉफिट कमा लोगे आप देख पा रहे हैं कि आपने 14 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। कितने रुपए? 14 रुपए प्रॉफिट। ये 14 रुपए प्रॉफिट किस पे कमाया? 90 रुपए पे कमाया। तो आप 100 पर कितना कमाओगे साहब? जब आप 100 की बात करोगे, अरे सॉरी सॉरी, एक चीज और भी इसमें बोल दी गई है। हमें ये परसेंटेज में नहीं पूछा जवाब, हमसे ये कह दिया इतने में बेच देता है और सभी घड़ियों को 15% के लाभ पर बेचता है। सभी घड़ियों को कितने पे बेचता है? वो 15% के लाभ पर बेचता है। जब वो सभी घड़ियां 15% के लाभ पर बेचेगा तो प्यारे बच्चों, सभी घड़ियां उसने 90 रुपए में खरीदी थी और 15% के लाभ पर बेचेगा तो 115/100 करेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब जरा हम ये देख लेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 19 और 20/2, 2 दही 20, 2 एकम 2, जीरो के जीरो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब जरा देखिए, उसे इतने में बेचना चाहिए था। कितने में? 103.5 में। उसे कितने में बेचना चाहिए था? 103.5 में। आपसे परसेंटेज यहाँ नहीं पूछा गया तो इसलिए परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, इतना निकाल लिया हमने। आप समझिएगा इस सवाल को। अब हमसे ये कह दिया गया कि 103.5 रुपए में बेचना चाहिए, लेकिन वो बेच कितने में रहा? 104 रुपए में। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 0.5% का डिफरेंस है। इस 0.5 की वजह से उसको कितना रुपए कम मिल पा रहा है? 40 रुपए कम मिल पा रहा है। तो हम अगर पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, तो 5 अट्ठे 40। तो उसका जो एक्चुअल था वो, यानी कि प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा था, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल के आया? यानी कि आप समझ पाए 80 रुपए निकल के आया, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू आपसे 80 आ गई। तो एक वॉच की कीमत पूछी गई थी, तो एक वॉच की कीमत कितनी आ गई? 80 आ गई। अब बस यही जवाब आपसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि यदि एक निश्चित राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपए है, तो मूल राशि क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए, जैसे 4% के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो हमें यह देखना है कि ये 2 वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। जब 2 वर्ष का पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे 4% का। 4 चौके 16, और कितने के बाद दशमलव लगाएंगे? हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे ही हमने 2 के बाद दशमलव लगाया तो ये हो गया 0.16%। और ये 0.16 जो अंतर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अंतर आ रहा है? 24। ठीक है ना गाइस, अगर मैं इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ से काटोगे तो 4 चौके 16, 4 छिंग 24। अब देखिए फिर से काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, जीरो। अब ये परसेंटेज का ही तो अंतर था, बिल्कुल था। अगर ये परसेंटेज भी हटेगा तो कितना जीरो आएगा? 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। या आप ये कह सकते हो, अगर आप यहाँ ना परसेंटेज समझे, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए थे, अगर आप किसी को दोगे 4% प्रति वर्ष की दर पर तो 104 रुपए हो जाएंगे। तो यानी कि मूल राशि हमने कितनी मानी थी? 100 मान ली थी। या आप यहां से भी कर सकते हो कि जैसे ही हमने 0.16% का अंतर आया, जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे वैसे ही यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है ना गाइज, अभी जो 2 जीरो मैंने बढ़ाए थे वो पॉइंट की वजह से बढ़ाए थे कि 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो हमने 2 जीरो बढ़ा लिए। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तब, अगर मैं परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। तो आपका 15,000 ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इससे बाद एक चीज और समझ लीजिए,
कि अगर आपसे 1 यूनिट पूछ लिया जाए, ये भी अपने आप में एक 100% है। देखिए ये आप जानते हैं इस परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 100% बराबर कितना आ जाता है, 1। तो 1 यूनिट भी तो 100% के बराबर होता है ना प्यारे बच्चों। तो इतनी बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि राम ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद रहीम ने भी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 64,000 रुपए का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होता है। देखिए एक राम है और एक रहीम है। देखिए राम और रहीम दो लोग हैं और वो अपना एक व्यापार आरंभ करते हैं। मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि समय गुणा कितना पैसा आपने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वही आपका प्रॉफिट होता है। देखो प्यारे बच्चों 12,000 रुपए किसने लगाए हैं, राम ने, और 15,000 रुपए किसने लगाए हैं, रहीम ने। अब देखिए ये 6 महीने के बाद में लगाता है और व्यापार का हिसाब किताब कब होता है, 1 वर्ष के अंत में। तो इसने कितने, राम ने कितने दिन के लिए व्यापार आरंभ किया था, 1 साल के लिए। तो इसने अपना 12,000 रुपए 1 साल लगाया, यानी कि 12 महीने तक लगाया। ठीक है गाइज, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। रहीम 6 महीने के बाद उस व्यापार में शामिल होता है, तो 1 वर्ष के बाद हिसाब किताब हो जाता है। तो आप ही बताइए प्यारे बच्चों, जो रहीम ने पैसा लगाया 15,000, वो कितने महीने के लिए लगाया होगा, 6 महीने के तो लिए लगाया होगा, क्योंकि ये 6 महीने बाद शामिल हुआ था, इसलिए इसका पैसा कितने महीने तक रहा, 6 महीने तक। तो आप क्या करिएगा, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, इस 6 से ये 12 कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। तो आपका फाइनली यहाँ पे कितना आ गया, 8 यूनिट, यहाँ पे कितना आ गया, 5 यूनिट। अब मेरे अकॉर्डिंग ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। तो टोटल लाभ कितना हुआ राम को और रहीम को, 8 5 13, 8 5 13। अब जरा ये बात हमें समझनी है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। इस क्वेश्चन में जब मैंने देखा तो कितना आ रहा है, 8 5 13, बिल्कुल सही आ रहा है। और हमसे ये कहा गया है, सॉरी इसमें ये कहा गया है यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए मिलते हैं। ठीक है ना, हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इन दोनों का अंतर, ये हमसे ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि वर्ष के अंत में जो राम है उसको, राम को जो हिस्सा है वो कितना मिलता है, 6400 रुपए। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 8। जब मेरे अकॉर्डिंग 8 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 6400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 8 8 64, 1 यूनिट बराबर आ रहा है 800 रुपए। जब 1 यूनिट बराबर 800 है तो आप रहीम का हिस्सा बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि रहीम को 5 यूनिट मिलता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 पंजे 40। तो आपका 4,000 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 4,000 रुपए किसको मिलते हैं, रहीम को मिलते हैं, और 6400 रुपए किसको मिलते हैं, राम को मिलते हैं। टोटल मिला के कितना पैसा इनका बन जाता है, देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल मिला के इनका 13 यूनिट बना, 13 ठे 104। बस यही आपका जवाब होगा। अब हम क्या, इसका ऑप्शन क्या आया, 4,000। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब हम क्या इस सवाल को समझ पाए प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है कि 560 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष। यदि स्कूल के छात्र की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने, तो स्कूल की लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज समझनी है, ये देखना है स्कूल के सभी बच्चों की जो औसत आयु आ रही है वो कितनी आ रही है, 11 वर्ष 9 महीने। क्या इस 11 वर्ष 9 महीने को हम टोटल साल में कन्वर्ट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। 9/12 कर दीजिए, महीने में अगर मैं 12 से भाग कर देंगे तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए हम इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। तो देखिए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 11 चौके 44, 44 और 3 कितना हो गया आपका 47, 47/4। अब देखिए मेरा जो एवरेज आयु आई है वो कितनी आ गई, 47/4 वर्ष। ये मेरी क्या आ गई, एवरेज एज। ठीक है ना बच्चों, अब जरा देख लेते हैं
पूरे स्कूल की जब एवरेज एज 47/4 है, अब हमें यह कहा गया है कि और लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं बॉय की कितनी है, 12 है, और यहाँ पे हमारी गर्ल है, और गर्ल की कितनी है, जरा गर्ल की है 11। ठीक है, अब मैं इन दोनों रेशियो को देख सकते हैं। अब मेरे को ये देखा ये बटे में आ रहा है, अगर मैं इस बटे को हटाना चाहे तो क्या 4 का गुणा यहाँ कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाएंगे। इसी तरीके से 4 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए तो ये वाला 4 खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाए 12 चौके 48, जब आप 48 में से 47 घटाओगे तो कितना यूनिट बचा, 1। 11 चौके 44, 44 में से 47 यानी कि 47 में से 44 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। अब मेरे अकॉर्डिंग 3:1 बन गया, यानी कि 3 लड़के हैं और 1 लड़कियों की औसत आयु है। अब उनकी संख्या बतानी है तो मेरे अकॉर्डिंग ये संख्या ही आ गई, क्योंकि मैंने एवरेज में लगाई तो नंबर आता है, विपरीत आता है। ठीक है ना, तो 3 और 1 4, मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं, 560 टोटल। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 104। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 140। आपसे पूछी गई लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 1 यूनिट का मान 140 है, तो 140 गुणा 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 ही आ जाएगा। तो लड़कियों की संख्या तो 140 आ गई। अगर मैं लड़कों की संख्या बताना चाहते तो बता पाएंगे क्या, बिल्कुल बता पाएंगे। 14 3 42, 420। अब देखो 420 140, क्या 560 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो आपसे लड़कियों की संख्या पूछी गई थी, तो इसलिए लड़कियों की कितनी हो गई, 140। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमसे, ए अकेले 24 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती। देखिए, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। टोटल वर्क हम जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा। तो हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 18 चौके 72, 24 दूनी 48, 24 3 72, बिल्कुल सही एलसीएम है हमारा। ठीक है, अब जरा मैं इनकी क्षमता निकालते हैं। जब हमें टाइम दिया गया है, टाइम आप ये भी समझ लीजिए, जो टोटल वर्क होता है वो होता है क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्षमता गुणे समय बराबर ही होता है कुल काम। ठीक है ना, तो 24 दूनी 48, 24 3 72, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3। 18 दूनी 36, 18 3 18 24, 18 36, 38, 18 चौके 72, 18 3 54, 18 चौके 72। अब जरा मैं प्यारे बच्चों ये समझ पाए कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। अब मैं ये देख लिए कि ये दोनों ही जब मिलके काम करेंगे तो इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 4 है, तो टोटल कितनी क्षमता हो जाएगी, 7। अब हमसे ये कहा गया कि आधे हिस्से को पूरा करने में, तो जब 72 टोटल काम था तो 72 का आधा कितना बन जाएगा, 36, और 36 जब ये दोनों अपनी अपनी क्षमता से करेंगे तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। तो इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 7 पंजे 35 और 1/7, तो यानी कि 5 सही 1/7 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर एक अधिकतम आकार का गोला है, वो गोले की सतह तथा घन के बीच शेष बचे हुए आयतन पूछा, खाली स्थान होगा के बीच, खाली स्थान होगा, यहाँ पे खाली स्थान का आयतन क्या होगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं ये एक घन होता है, ये एक घन होता है, और इस घन में हमसे ये कहा गया है, इस क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इस घन के अंदर हम एक अधिकतम आकार का क्या निकालते हैं, एक गोला निकालते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी पता है कि जो घन का आयतन और शेष जो बच जाए भाग, यानी कि एक घन से में एक गोला निकाल लेते हैं अधिकतम आकार का, फिर जो शेष इसका बचा हुआ हिस्सा होगा उसका आयतन के बारे में मेरे को चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप सब जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो भुजा यहाँ पे कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर अगर मैं घन का आयतन यहाँ पे निकालेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये घन का आयतन जब मिल गया तो अगर मैं घन के आयतन में से अगर मैं गोले का आयतन निकाल दें तो खाली बचा हुआ भाग मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप ये भी जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन
तो गोले का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, तो आइए हम समझ लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब होता है क्या, गोले का आयतन। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें घन का आयतन मिल गया 64, गोले का आयतन हमें पता हो गया। अब जरा हम गोले के आयतन के लिए हमें गोले की यहाँ पे त्रिज्या की रिक्वायरमेंट होगी। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो हमारे घन की भुजा होगी, घन की भुजा का आधा ही मेरी त्रिज्या होगी, ठीक है ना गाइस। तो हमें जो त्रिज्या निकालनी होगी घन की भुजा का आधा ही, यानी कि भुजा बटे 2, यही मेरी क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। तो भुजा कितनी है 4, तो रेडियस कितनी बन जाएगी आपकी 2, ये 2 क्या बन गई, रेडियस। जब रेडियस 2 बन गई तो अब मैं देख लेंगे 64 में से मैं कितने को घटाएंगे, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिए, 3.14 लगा दीजिए, और आर मेरे पास 2 आ गई, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे ख्याल से 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 8, 8 में से 3 गया 5, अब यहाँ पे 3, 4, 3 में 7 गए, 7 में से 3, 4 गया, कितना बचा 3, तो यानी कि 33.52 आ गया जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना गाइस। इसको आप भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जब मैं 64 से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 30.48 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ये जब 30.48 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है ना गाइस। तो आपका इसमें कौन सा इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर है, 30 के आसपास कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है साहब, 32 वाला ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर अगला हमसे ये कह रहा है, 14th क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और इस वृत्त के में एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करिए। देखिए, एक कोई सर्किल है प्यारे बच्चों, और इस सर्किल में क्या है, एक जीवा है, जीवा इस तरीके से, ठीक है, यानी कि परिधि को मिलाने वाले जो हम जीवा खींचते हैं, ये मैंने जीवा खींच ली, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में ये भी हमसे कह दिया गया, एक सेकंड, आइए देखिए, इसमें ये कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, देखिए ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या ही तो होगी, ये देखो वृत्त की त्रिज्या यही तो होगी, ये कितनी है 9 सेंटीमीटर। हमसे ये कह, जीवा की लंबाई कितनी है, इस जीवा की पूरी की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, इस पूरी जीवा की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो हमें वृत्त की त्रिज्या दी गई है वो 9 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछी गई है केंद्र से जीवा की दूरी, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों, आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, जब भी हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, जब भी हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, जो अब ये हमने डाला, ये देखिए ये वाला, केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा समान भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ठीक आधे आधे हिस्सों में विभाजित हो जाती है। तो टोटल लंबाई जब 14 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लंबाई क्या आपको पता चल गई, इतनी इतनी बिल्कुल पता चल गई, ये 7 और ये भी 7, बिल्कुल 7। अब हमसे पूछी गई है केंद्र से जीवा की दूरी, यानी कि ये बात हमसे पूछी गई है। तो आप क्या यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल गाइज, हम पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, और यहाँ पे कोई पॉइंट आपका बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। तो जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम लगाएंगे पाइथागोरस, हम पाइथागोरस लगाएंगे ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। जब मैं सबकी वैल्यू यहाँ रखूंगा तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू कितनी है 9, 9 में कितना हो जाएगा 81, ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना गाइज। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49, जब मैं 49 को 81 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 32 इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। अब जरा 32 को देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा 32 का तो कितना आ जाएगा, जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ जब मैं समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखना यहाँ पे, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, देखिए 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 चौके 16 दूनी 32। अब जरा आगे समझिएगा, ये क्या बन जाएगा ओसी, यानी कि जैसे मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। अब मैंने देखा कि 4 तो बाहर निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा केवल 2 इज इक्वल टू ओसी। आपके जो आंसर आ रहे हैं पॉइंटों में भी है, तो आप सब जानते हैं
कि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.412, इस तरीके से होती है। अगर मैं 1.412 में अगर 4 का गुणा कर दें तो लगभग आंसर कितना आ जाएगा 5.64 आपका आंसर आ जाएगा और आपका यही सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना गाइस। अब चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आइएगा, और क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे मिले तो आप एकदम पलक झपकते इनका आंसर कर पाएंगे। जरा देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है x + 1/x = 6 है। तो आपको ये बताना है कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जब हमें ये निकालना हो 1/x², तो हमने ये देखा 1 + 1/x की वैल्यू कितनी है 6, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगा दो, -2, ये -2 करना ही करना है, ठीक है। तो 36 में से 2 गई, कितना आ गया 34। तो आपका सही जवाब क्या होगा 34। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप हमारी टेस्ट सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, ये सेशन कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करते समय आपको ये बेल आइकन भी प्रेस कर लेना चाहिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय टू समय पे मिल पाए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। आप हमारे चैनल को चंदन सर कानपुर के साथ जुड़ना ना भूलें, जिससे कि और आने वाली चीजें आप तक हम पहुंचा पाएं। खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।